सभी को नमस्कार साथियों, दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने आया हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरू और माहौल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहला क्वेश्चन होगा यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, देखिए भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है, तो दोस्तों यहां पे विक्रय मूल्य को क्या किया गया? दुगुना किया गया, कि विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाता है तो उसका हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। तो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में दिया गया है कि जो लॉस परसेंट होगा वो प्रॉफिट परसेंट में बदल जाता है। तो लॉस परसेंट किस में बदलेगा? प्रॉफिट परसेंट में बदलेगा। और आप ये अच्छे से जानते हो, चाहे लॉस निकालना हो चाहे प्रॉफिट निकालना हो, हमेशा बेस वैल्यू हम सीपी को बनाते हैं, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस पर ही हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट भी और लॉस भी। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट इन दोनों का संख्यात्मक मान बराबर हो जाता है, तो इस बात का मतलब ये होगा कि रुपयों में भी लॉस और प्रॉफिट दोनों समान होंगे। रुपयों में भी क्या होंगे? लॉस और प्रॉफिट दोनों समान होंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाता है तो उसका हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है किसके? लाभ प्रतिशत। तो परिवर्तित हो जाता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? तो जितना लाभ प्रतिशत होगा वही हानि प्रतिशत बनेगी। है भाई, यही तो करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे ये बात तो मैं समझ ही चुका हूं कि हानि प्रतिशत अगर लाभ प्रतिशत के बराबर है तो लॉस बराबर प्रॉफिट क्या होगा? यानी कि इन रुपीज। ठीक है, रुपए में भी क्या होगा? रुपए में भी लॉस और प्रॉफिट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, समझिए दोस्तों, पहले तो मैं बताऊंगा आपको इसको कुछ मानकर, जैसे कि एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं मान के चलता हूं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सीपी क्या है? एक्स रुपए मान लिया मैंने कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो एक्स रुपए है। ठीक है, अगर एक्स रुपए में वस्तु खरीदी गई और इस वस्तु को अगर मैं कहता हूं कि वाई में बेची गई, कितने में? वाई रुपए में बेची गई, तो इसका वाई क्या बनेगा दोस्तों? वाई बनेगा विक्रय मूल्य। वाई क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। कि अगर आज मैंने किसी वस्तु को एक्स रुपए में खरीदा होगा तो वाई रुपए में बेचा होगा, तो इसका मतलब वाई क्या बनेगा? एसपी बनेगा, यानी कि विक्रय मूल्य बनेगा। ठीक है, लेकिन इसको वाई रुपए में बेचकर हानि होती है। वाई रुपए में बेचकर क्या होती है दोस्तों? हानि। तो आप ये बात अच्छे से जानते हो कि हानि कब होगी? हानि केवल तभी होगी जब सीपी एसपी से क्या होता है? बड़ा होता है। हानि तभी होगी जब सीपी क्या होगा? एसपी से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि एक्स माइनस वाई, इतने रुपए की हानि हुई इसको। कितने रुपए की? एक्स माइनस वाई की। लेकिन क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि अगर विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य हो जाता है दुगुना, यानी कि 2y। लेकिन अब होता है प्रॉफिट। अब क्या होता है दोस्तों? ये होता है प्रॉफिट यहां पे, कि विक्रय मूल्य को अगर दुगुना किया जाता है तो हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। तो यानी कि दुगुना करते ही जो हानि प्रतिशत होगी वो प्रॉफिट परसेंट में परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब इधर हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कब होगा दोस्तों? जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। तो प्रॉफिट निकलता कैसे है? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यानी कि प्रॉफिट हुआ हमारा 2y माइनस एक्स।
तो ये दोस्तों हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अगर लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब रुपयों में भी लॉस और प्रॉफिट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। रुपयों में भी लॉस और प्रॉफिट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2x, और y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3y। तो 2x बराबर 3y, इसका मतलब मैं x अनुपात y निकाल सकता हूं यहां से, और x अनुपात y का जो रेशियो बनेगा वो 3:2 बनेगा। वो क्या बनेगा, 3:2। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर हमने उस वस्तु को 3 रुपए में खरीदा होगा तो हमने उस वस्तु को 2 रुपए में बेचा, तो हानि कितनी कमाई, 1 की हानि कमाई। और हानि हमेशा सीपी पर काउंट करते हैं, तो 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 33, सही 1/3% या 33.33% अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो हमको हानि कितनी हुई 33.33, यानी कि आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। जितनी हानि होती है उतना ही प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 33.33% अगर हमें हानि परसेंट हुई, लॉस परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट भी 33.33 यानी कि 33 सही 1/3% होगा, ठीक है। केवल और केवल हमको यह बात समझनी थी कि लॉस परसेंट और हानि, लॉस परसेंट और लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट, दोनों जो कैलकुलेट करते हैं हम सीपी पर करते हैं, सीपी को बेस वैल्यू बनाकर करते हैं। अगर सीपी पर कैलकुलेट करते हैं और ये दोनों बात अगर बराबर हो जाए तो इस बात का मतलब क्या होगा दोस्तों कि रुपए में भी लॉस और प्रॉफिट एक दूसरे के बराबर हो जाता है। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आप इस चीज को समझ चुके होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर मेथड था कि अगर हमारा क्रय मूल्य x है, अगर हम उसको वस्तु को y में बेचते हैं तो हानि होती है हमें x माइनस y के बराबर, ठीक है। अगर हम विक्रय मूल्य को डबल कर देते हैं यानी कि 2y कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है कितना, 2y माइनस एक्स। अगर लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों बराबर है तो जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट होगा, यानी कि लॉस और प्रॉफिट का संख्यात्मक मान बराबर होगा, ठीक है। दोनों बराबर करने के बाद यहाँ पे x और y का रेशियो हमने निकाल लिया, सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा 3:2, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो दोस्तों एक तरीका तो है आपके पास ये, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रॉपर मेथड हुआ ये, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ना बना के आप डायरेक्ट सोच भी सकते हो, है भाई, डायरेक्ट सोच भी सकते हो, यानी कि ऐसी वैल्यू आप पहले से ही सोच सकते हो, किस तरीके से समझने का प्रयास करना। देखिए अगर मैं इस सवाल को ऐसे ना करके ऐसे करता, देखिए भाई अगर मैं अपनी तरफ से पहले से ही वैल्यू मान लेता, किस तरीके से, देखिए कि अगर मैं वस्तु का विक्रय मूल्य में 1 रुपया मान लेता, क्वेश्चन में कहा ना कि यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना किया जाए, वस्तु का विक्रय मूल्य में 1 रुपया मान लेता कि हमारा एसपी कितना है 1, अब इसका डबल कर देता, कितना डबल करता, तो डबल करता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता दोस्तों 2 रुपए, तो एसपी कितना हो जाता 2 रुपए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जितनी हानि परसेंट होगा वो प्रॉफिट परसेंट में बदल जाएगा, ये बात क्वेश्चन में कही। और हानि और प्रॉफिट हम हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, तो सीपी इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि हानि प्रतिशत और लॉस परसेंट अगर बराबर है तो जितने रुपए में लॉस होगा उतने प्रॉफिट में लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीपी मानना पड़ता, कुछ ना कुछ है भाई, सीपी मानना पड़ता, तो सीपी हमें 1 और 2 के बीच की वैल्यू रखनी पड़ती। सीपी अगर 1 2 के बीच की वैल्यू रखनी पड़ती, जितना लॉस हुआ उतना ही हमें प्रॉफिट कमाना है, तो दोस्तों मैं सीपी की वैल्यू 1.5 रख लेता। सीपी की वैल्यू कितनी 1.5, कि इधर हमें लॉस कितना होगा दोस्तों 0.5 का, और इधर हमें प्रॉफिट कितना होगा 0.5 का, प्रॉफिट भी कितना हुआ दोस्तों 0.5 का, ठीक है। प्रॉफिट भी 0.5 का और लॉस भी 0.5 का। तो अगर लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट के बराबर है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि जितना रुपयों में लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट होगा रुपयों में, ठीक है। तो 0.5 का लॉस तो 0.5 का ही हमें क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर एसपी को डबल कर दिया जाए, अगर एसपी पहले 1 था तो हमने कितना कर दिया, अब डबल, ये बात तब होती। क्लियर हुई बात। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई या कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तब जब भी अगर ये बात पूछता तो भी हमें यही निकालना पड़ता, ठीक है। तो
5% की हानि होती है कितने रुपए पे दोस्तों? 1.5 रुपए पे। कितने रुपए पे? 1.5 रुपए पे। 100 पे कितना? आपसे केवल ये बात पूछना चाह रहे हैं। तो 5 से जब आप काट दोगे ये 3 बार कटेगा। 100/3 का मतलब क्या होगा? 33.33%। हम इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते थे, यानी कि अपनी मर्जी से हम कोई भी वैल्यू सोच सकते हैं। क्लियर हुई बात? अगर आप वैल्यू सोचते 2 है भाई, अगर आप विक्रय मूल्य को 2 मान के चलते और इसका डबल कितना? एसपी डबल करते तो ये 4 हो जाता, तो आप क्रय मूल्य 3 मान लेते। ठीक है ना, क्योंकि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब रुपयों में जितना लॉस होगा उतना ही फायदा होगा। अगर 1 रुपए का लॉस हुआ तो फायदा भी दोस्तों 1 रुपए का ही होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू बना सकते हो, लेकिन शर्त ये होगी, क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दूसरे वाला विक्रय मूल्य पहले वाले विक्रय मूल्य का डबल होना चाहिए, और लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट अगर बराबर है तो इस बात का मतलब रुपयों में जो लॉस होगा उतना ही लॉस उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए, रुपयों में भी उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करें। इसमें आया हुआ है CHSL 2017 में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यापारी के पास 16 क्विंटल गेहूं था। कितना था? 16 क्विंटल गेहूं था। एक व्यापारी के पास 16 क्विंटल गेहूं था। देखिए भाई, उसने कुछ हिस्सा 17% लाभ पर और बाकी हिस्सा 27% लाभ पर। ठीक है, 16 क्विंटल गेहूं था, उसने उसमें से कुछ हिस्सा 17% लाभ पर और बाकी जो हिस्सा है वो 27% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे 21% का लाभ हुआ। तो उसने 27% लाभ पर कितना गेहूं बेचा? तो आपसे ये जानना चाहता है कि 27% लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा होगा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो। भाई एलिगेशन तो आप समझते ही होगे ना। एलिगेशन का मतलब है दोस्तों समझने का प्रयास करना। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान के चलिए कोई चावल है और चावल की कीमत कितनी है? 25 रुपए पर केजी। चावल की कीमत कितनी है? 25 रुपए पर केजी। मान के चलिए एक दुकानदार है और उसके पास एक चावल है, उसका जो भाव है वो 25 रुपए पर केजी है, मान के चलिए। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, और एक और बढ़िया किस्म का चावल है, अच्छे किस्म का चावल है, उसका जो भाव है उसका भाव है 39 रुपए पर केजी। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक लालाजी की दुकान पे 2 प्रकार के चावल है, एक घटिया किस्म का चावल और एक बढ़िया किस्म का चावल। एक का भाव है 25 रुपए पर केजी और दूसरे का भाव है 39 रुपए पर केजी। तो जाहिर सी बात है इसका भाव ज्यादा है तो इसका ये अच्छे किस्म का चावल होगा, बढ़िया किस्म का चावल होगा। और इसका भाव थोड़ा कम है तो इसका मतलब ये थोड़ा इससे लो क्वालिटी का चावल होगा। अब जो दुकानदार होते हैं वे करते क्या है? वे क्या करते हैं, एक अच्छे क्वालिटी का चावल उठाया और थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का चावल उठाया, उन दोनों को एक जगह मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद एक नया चावल तैयार किया जिसमें लो और मतलब घटिया और बढ़िया दोनों चावलों का मिश्रण है। क्लियर हुई बात? तो उसका कुछ ना कुछ मूल्य तो होगा ना दोस्तों, उसका भी कुछ ना कुछ कीमत तो रखी जाएगी ना। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि उसकी जो कीमत रखी जाएगी ना दोस्त, उसकी जो कीमत रखी जाएगी वो कभी भी 25 से कम नहीं हो सकती और 39 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि उसकी जो एवरेज कीमत होगी ना मेरे भाई, उसकी एवरेज कीमत हमेशा 25 और 39 के बीच में लाई करेगी, हमेशा 25 और 39 के बीच में। तो एवरेज कीमत कभी भी 25 से कम नहीं होगी और 39 से ज्यादा नहीं होगी। तो एवरेज कीमत मान के चलिए इसकी, मैंने मान ली एवरेज कीमत इसकी 31 रुपए पर केजी कि जो उसने मिक्स वाला चावल बनाया उसका भाव उसने कितना रखा दोस्तों? 31 रुपए पर केजी। क्लियर हुई बात? तो हमें यहां से केवल यह बात निकालनी है कि उन दोनों चावलों को, दोनों प्रकार के चावलों को उसने किस अनुपात में मिलाया होगा। क्लियर हुई बात कि किस अनुपात में उसने इसको मिलाया होगा। समझिए, तो हमेशा जो बीच की वैल्यू होती है ना दोस्त, ये एवरेज जो कीमत होती है, एवरेज जो मूल्य होता है, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस बात का मतलब हम उसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते।
क्लियर हुई बात? एक वैल्यू से बड़ा और एक वैल्यू से छोटा होता है हमेशा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, समझिए। तो एलिगेशन का मतलब है कि बड़े में से आप छोटा घटा दोगे, है भाई, बड़े में से आप छोटा घटा दोगे। 39 में से जब आप 31 घटा रहे होंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 8। 31 में से जब आप 25 घटा रहे होंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 31 में से 25 घटाओगे 6। अब इनका अगर आप रेशो निकाल लोगे तो 2 चौक 8 और 2 3 6, इसका मतलब 4:3। ये जो रेशो बनेगा वो 4:3 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर घटिया किस्म का चावल उसने 4 किलो लिया होगा तो उसमें बढ़िया किस्म के चावल 3 किलो होगा। यानी कि जो मिश्रण तैयार किया गया वो टोटल 7 किलो का अगर तैयार किया गया होगा तो 7 किलो में 4 किलो घटिया किस्म का चावल मिलेगा और 3 किलो बढ़िया किस्म का चावल मिलेगा। तो 4 3 के साथ में इसने दोनों को मिलाया होगा। तो दोस्तों यही एलिगेशन होता है। क्लियर हुई बात? यही एलिगेशन होता है, इसी को मैं समझाना चाह रहा था। इसका यूज बहुत जगह होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो समझिए बात को। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे। तो करना क्या है क्वेश्चन में कि एक व्यापारी के पास 16 क्विंटल गेहूं था, उसने कुछ हिस्सा 17% लाभ पर, अगर ये वाला हिस्सा कुछ हिस्सा उसने 17% लाभ पर बेच दिया और जो शेष हिस्सा बचा उसको उसने 27% लाभ पर बेच दिया, और फिर क्या बोलता है कि इस प्रकार उसे कुल 21% का लाभ हुआ। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पूरे सौदे पर, होल ट्रांजैक्शन पर उसको जो फायदा होता है वो पूरा 21% का फायदा होता है। ठीक है, तो भाई कुछ फायदा तो उसको 17% फायदा यहां से मिला और 27% फायदा उसने दूसरे हिस्से में से उठाया। तो पूरी जो ट्रांजैक्शन है, पूरी जो बात है, पूरी जो घटना घटी, इस पर उसको कुल कितना फायदा हुआ? 21% का। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एवरेज परसेंट है। ये क्या है दोस्तों? एवरेज परसेंट है। अगर ये एवरेज परसेंट है तो एवरेज परसेंट को बीच में रख दोगे आप। क्लियर हुई बात? एवरेज परसेंट को आप बीच में रख दोगे। ठीक है, अब यहां से ये पता लगेगा कि कितना और कितना उसने किस रेशो, मतलब कितना रेशो पर उसने 21% पर कितना भाग बेचा, सॉरी 27% पर उसने कितना भाग बेचा और 17% पर उसने कितना भाग बेचा, इसका रेशो निकल जाएगा यहां से। ठीक है, तो 27 में से 21 को जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 27 में से जब आप 21 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 6%। ठीक है, 21 में से जब आप 17 को घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 4%। कितना बचेगा? 4%, है कि नहीं? देखिए दोस्तों, सॉरी फोन आ गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझिए। देखिए भाई, यहां पे क्या होगा, जो बीच की वैल्यू होती है वो हमेशा एक से बड़ी एक से छोटी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है ना? अब समझिए। फोन ही बार बार आगे थे। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा। हेलो हेलो, हाँ देखिए भाई, अब यहां पे समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि बीच की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से बड़ी और एक से छोटी होती है। तो 27 में से 21 जब आपने घटाया तो 6%, और 21 में से 17 घटाया तो 4%। जब आप इसका रेशो निकालोगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2 का रेशियो आया कि नहीं? कितने का? 3:2 का रेशियो आ चुका। क्लियर हुई बात यहां पे? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 17% प्रॉफिट पर उसने 3 यूनिट बेचा होगा और 27% प्रॉफिट पर उसने 2 यूनिट बेचा होगा। तो टोटल बेचा कितना? आप कहोगे सर 3 और 2 5, कि टोटल तो उसने 5 यूनिट बेच दिया, टोटल तो उसने 5 यूनिट बेच दिया। लेकिन सवाल वाला कह रहा कि नहीं भाई, 16 क्विंटल बेचा। कितना? 16 क्विंटल। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये 5 यूनिट की वैल्यू 16 क्विंटल के बराबर होगी। किसके बराबर होगी दोस्त? 16 क्विंटल के। ठीक है ना? 5 यूनिट की वैल्यू
16 क्विंटल के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी मेरे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे सर 16/5 यानी कि 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 क्विंटल के बराबर होगी। 3.2 क्विंटल के। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। लेकिन आपसे वो जानना ये चाहता है कि 27% लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा। 27% लाभ पर उसने कितना गेहूं बेचा? तो उसने तो 2 यूनिट बेचा ना, 2 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है वो आपसे। है भाई 2 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3.2 क्विंटल, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6.4 क्विंटल, और 6.4 क्विंटल, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलो। जब आप 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहां से कह सकते हो कि 640 किलोग्राम बेचा उसने। 640 किलोग्राम। इसका मतलब आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि हमने इसमें एलिगेशन मेथड लगाया है, और एलिगेशन मेथड होता क्या है वो सब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। राजन एक मशीन 52 लाख रुपए में, राजन एक मशीन 52 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 62 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना हो जाता। तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना हो जाता। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों 2017 सीएचएल टायर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। और आप ये बात समझते हो कि एग्जाम जो अभी 2022 के होने वाले होंगे, ये जो है ना हमेशा एसएससी क्या करता है, वो प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज करके, कई बार तो ऐसा होता है सेम डाटा के साथ ही रिपीट करता है। ठीक है, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हमेशा आपको प्रीवियस पे ही काम करना है। ऐसे ही सेट लेके आओ, मतलब प्रीवियस सेट लेके आओ, उसी पे काम करो, प्रीवियस क्वेश्चन करो बस केवल। क्लियर हुई बात? आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजन एक मशीन 52 लाख रुपए के घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 62 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना हो जाता। तो इस बात को तो आप समझ ही चुके होंगे कि राजन ने अगर 52 लाख रुपए में अपना ये जो मशीन है, मशीन बेची, तो उसको यहाँ पे 52 लाख रुपए में बेचकर क्या होता है? घाटा होता है। लेकिन अब वो क्या कह रहा कि यदि दोस्तों, यदि का मतलब होता है कि राजन पहुंच गया अब सपनों की दुनिया में, चारपाई पर लेटा लेटा सोच रहा है कि अगर मैं उसको 62 लाख रुपए में बेच देता, तो इसका मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि जब भी शब्दों में यदि वर्ड आता है तो इसका मतलब ये वास्तविक नहीं होता। वास्तविकता तो यहां पे थी 52 लाख रुपए में बेच चुका वो और उसको घाटा हो चुका। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो यदि तो केवल एक कंडीशन है, सपनों की दुनिया में पहुंच चुका है आदमी। ठीक है ना, कि यदि मैं ऐसा कर लेता, यदि मैं वो ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। ठीक है ना, ये सब क्या है? सपने, यानी कि वास्तविकता नहीं होती, यहाँ पे कंडीशन लगती है बस ये। ठीक है ना, यदि उसने उसे 62 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना हो जाता। तो बात समझिए, मैंने मान लिया कि मशीन का जो क्रय मूल्य है, मशीन का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो सीपी यानी कि इतने रुपए है। ठीक है ना, अगर इतने रुपए की मशीन खरीदी गई होगी, सीपी पर खरीदी गई होगी, लेकिन इसको बेचा कितने में गया दोस्त? इसको बेचा गया 62 लाख रुपए में। कितने में? 52 लाख रुपए में इसको बेचा गया, 52 लाख रुपए में। तो ये 52 जो लिखा हुआ है 52 लाख को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि उसे 62 लाख रुपए में बेचा जाता, कितने में? यदि उसको 62 लाख रुपए में बेचा जाता तो उसका लाभ, तो इसका मतलब यहां पे 62 लाख रुपए में बेचने पर उसको आदमी को लाभ होता, राजन को लाभ होता, तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे, इसका मतलब यहां पे घाटा हुआ, उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना हो जाता। उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का कितना हो जाता? 9 गुना। तो आप यहां पे एक बात समझिए भाई, अगर घाटा उसको 1 यूनिट का हुआ होगा, अगर घाटा उसको 1 यूनिट का हुआ होगा, मैंने मान लिया कि अगर मशीन का क्रय मूल्य सीपी है और उसको 52 लाख में बेचा गया तो उसको घाटा होता है 1 यूनिट का, मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर उस मशीन को वो 62 लाख रुपए में बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता है। इसका मतलब यहां पे जो प्रॉफिट हुआ उसको 9 यूनिट का हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ यहां पे? 9 यूनिट का हुआ। इसका मतलब ये पूरा का पूरा घाटा कितना हुआ? 1 यूनिट। लेकिन इधर ये प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? 9 यूनिट।
तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है, ये टोटल जो गैप है कहां से 52 से लेकर 62 तक का जो गैप है वो 9 और 1 10 यूनिट के बराबर है। वो 9 और 1 किसके बराबर है दोस्तों? इस 10 यूनिट के बराबर है, 10 यूनिट के। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये एक्चुअल में डिफरेंस 52 और 62 के बीच का है। और 52 और 62 के बीच का जो डिफरेंस है वो टोटल 10 लाख के बराबर है। ठीक है, वो टोटल 10 लाख के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 यूनिट बराबर किसके है दोस्तों? ये 10 यूनिट 10 लाख के बराबर है। 10 यूनिट अगर 10 लाख के बराबर है तो क्या 1 यूनिट 1 लाख के बराबर होगा? है भाई, 1 यूनिट 1 लाख के बराबर होगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर राजन को 1 यूनिट का घाटा होता है, 1 यूनिट का मतलब 1 लाख रुपए हुआ। 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 1 लाख रुपए। तो राजन को 52 लाख रुपए में मशीन को बेचकर 1 लाख रुपए का घाटा हुआ। तो इसका मतलब सीपी कितना होगा? फिर सीपी होगा 53 लाख रुपए। सीपी कितना होगा? 53 लाख रुपए। ठीक है, और यही सवाल का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भाई सिंपल सी बात है, अगर 53 लाख रुपए में कोई आदमी सामान बेचता है और उसको घाटा होता है 1 लाख का, तो उसका जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, इसका मतलब वो 53 लाख रुपए होगा ना। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया दोस्त, हमने केवल और केवल यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुराने घाटे का 9 गुना प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब ये जो टोटल जो गैप है वो यूनिट में कितना हुआ दोस्तों? 10 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में गैप 10 लाख के बराबर हुआ। 10 यूनिट 10 लाख के बराबर, 1 यूनिट 1 लाख के बराबर। तो यानी कि टोटल जो घाटा हुआ उसको 1 लाख रुपए का हुआ। तो 52 लाख रुपए में बेचकर उसको घाटा होता है 1 लाख का। तो खरीदा कितने में थी मशीन? 53 लाख रुपए में। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी सीजीएल 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। समझिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए। तो दोस्तों यहां पे अंकित मूल्य कितना दिया? 315 रुपए। ठीक है, उसे 288 रुपए में बेचा जाता है। तो यहां पे जो बेचा गया वो कितने में बेचा गया? 288 रुपए में बेचा जाता है। यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 288 रुपए है। अंकित मूल्य कितना? 315 रुपए। ठीक है, यदि इससे 4% हानि होती है, कितनी हानि हुई? 4% हानि होती है, तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया होगा? कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया होगा? दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझनी पड़ेगी कि अंकित मूल्य होता क्या है। अंकित मूल्य का मतलब होता है एमआरपी। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? एमआरपी। एमआरपी, एम से क्या बनेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, आर से क्या बनेगा? रिटेल। और पी से क्या बनेगा? प्राइस। यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस को ही हम एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि एमआरपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वो कीमत होती है जिससे अधिक मूल्य पर हम किसी वस्तु को ना बेच सके। ठीक है ना, जिससे अधिक मूल्य पर हम किसी वस्तु को ना बेच सके। मान के चलिए एक कमीज पर हमने टैग लगा दिया 700 रुपए का, है ना भाई। तुम अगर किसी दुकानदार के पास जाते हो पैंट शर्ट खरीदने के लिए, तो वहां पे अगर आपको कोई शर्ट पसंद आ जाती है तो उस पर एक येलो कलर का टैग मिलता होगा जिसपे लिखा होता है एमआरपी और उसके नीचे प्राइस लिखा होता है 1000, 1200, 2000 जो भी लिखा होता है। मान के चलो 700 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो एमआरपी 700 रुपए है, तो क्या आप दुकानदार को 700 रुपए से ज्यादा दे सकते हो क्या उस कमीज के? नहीं दे सकते। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकता किसी भी वस्तु के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब वो कीमत होती है वस्तु की, वो कीमत होती है जिससे ज्यादा रुपए में हम उस वस्तु को ना बेच सके। यानी कि कोई भी दुकानदार ग्राहक से किसी भी वस्तु के बदले मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा उस वस्तु के एमआरपी के बराबर ही पैसा वसूल सकता है, लेकिन एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूल नहीं सकता। क्लियर होगी बात? तो ये तो था एमआरपी, अंकित मूल्य की बात करें हम। ठीक है,
समझिए भाई, सवाल बड़ा आसान है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है, उसे 288 रुपए में बेचा जाता है यदि उसे 4% हानि होती है। क्या 4% हानि होती है? तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर 4% हानि होती है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/25 होगी, 1/25 होगी। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि 1/25 होगी तो 25 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हुआ होगा, है भाई। 4% की अगर हानि होती है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, तो 25 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि 25 रुपए का सामान उसने कितने में बेचा होगा? उसने 24 रुपए में बेचा होगा, 1 रुपए के लॉस पर बेचा होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर 25 रुपए उस वस्तु का, अगर 25 रुपए उस वस्तु का सीपी है तो 24 रुपए उस वस्तु का एसपी है। तो दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू से तुरंत हमें सीपी और एसपी का रेशो बनाना है। क्लियर हुई बात कि 4% की हानि 1/25, 25 पर 1 का लॉस, 25 का सामान 24 में बेच दिया। लेकिन यार दोस्त सवाल में तो ये कहा गया कि 288 में बेच दिया है भाई, 288 में बेच दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस 24 यूनिट की वैल्यू ही 288 के बराबर है, 24 यूनिट की वैल्यू ही 288 के बराबर है। इस बात का मतलब यही तो होगा ना भाई, है भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 24 ही कम 24, 24 दुनिया 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर होगी। तो 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 25 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 300 रुपए के बराबर होगी, 300 रुपए के बराबर होगी। तो इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 300 रुपए होगा, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 300 रुपए होगा। यहां तक बात समझ में आई होगी, मैं ये बात समझ के चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और पूछ लिया ना। क्वेश्चन में ये कहा गया कि उस वस्तु का जो एमआरपी है, अंकित मूल्य है, वो 315 रुपए है, ठीक है। तो आपसे लास्ट में क्या पूछा गया कि तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया, कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। इसका मतलब वो आपसे मार्कअप परसेंटेज चाहता है कि मान के चलिए कोई दुकानदार 500 रुपए का कोई सामान खरीद कर लाया, लेकिन अपनी दुकान में घुसते ही उस पर टैग चिपका दिया 1000 रुपए का, तो इसका मतलब उसने 500 रुपए ज्यादा लिख दिए। इसी को हम मार्कअप बोलते हैं, और मार्कअप परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस वैल्यू मानकर निकालते हैं, ठीक है। सीपी को बेस वैल्यू मानकर ही हम हमेशा मार्कअप परसेंटेज को निकालते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मार्कअप का मतलब होता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से कितने रुपया ज्यादा है, इसको हम मार्कअप बोलते हैं। और मार्कअप परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस वैल्यू मानकर ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। तो अंकित मूल्य दोस्तों कितना है इसका? 315, 315। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 300 रुपए तो है क्रय मूल्य और ये 315 रुपए है एमआरपी, तो कितने रुपए ज्यादा अंकित किया? आप कहोगे सर 15 रुपए ज्यादा अंकित कर दिया। कितने रुपए पर? 300 रुपए पर। 100 पर कितना? तो आप कहोगे सर 5%, जो 2 जीरो से 3 पंजे 15, तो आंसर हुआ दोस्तों ए ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्यारे से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे जो कि सीजीएल 2019 में पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को, रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी, रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपए में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया, और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। क्लियर हुई बात? रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो आंसर जो पूछना चाहता है वो परसेंट में पूछना चाहता है, ठीक है। समझ पाए क्वेश्चन को? है भाई, देखो एक लड़की रेनू थी, उसने किसी सामान को खरीद लिया 1240 रुपए में, और 1240 रुपए में सामान खरीदकर कुछ दिन यूज किया नहीं किया हमें इतना नहीं पता, लेकिन उसने 1240 रुपए में कोई सामान खरीदा और उसको फिर 25% के घाटे पर बेच दिया, 25% के घाटे पर बेच दिया। तो बेचने के बाद जो उसके पास पैसा आया, उस पैसे से उसने कोई दूसरी वस्तु खरीद ली,
और वस्तु खरीदकर उसको 40% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो आपसे ये जानना चाहता है कि इस पूरे लेन देन में उसको कितना परसेंट फायदा हुआ। तो यहां से मुझे ये बात तो पता चली गई कि रेनू को तो फायदा हुआ, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ। इसका मतलब पूरे लेन देन में रेनू को फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। क्लियर हुई बात यहां तक, है ना। यानी कि रेनू एक चालाक लड़की है, इसका मतलब है ना कि फायदा ही लिया उसने, घाटे पर बेचकर भी फिर वापस दूसरी वस्तु खरीदी और फिर उसको बेचकर उसने फायदा ही लिया, इसका मतलब चालाक है भाई। इस बात का मतलब यही तो होगा, है भाई। देखिए समझिए करना क्या है। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर क्वेश्चन में डाटा भी दिया हुआ है और परसेंटेज है या परसेंटेज नहीं है, रेशियो है, तो और आंसर लास्ट में परसेंटेज में चाहता है, तो हम डाटा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आंसर अगर परसेंटेज में है तो मुझे 1240 से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, 1240 से मुझे यूज भी नहीं करना। लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं करके दिखा भी सकता हूं 1240 से करके कैसे करना है, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड देना चाहता हूं। और बेस्ट मेथड क्या होगा, किस तरीके से आप इस सवाल को बनाओगे एग्जाम के अंदर, वो चीज समझनी है तुम्हें। क्लियर हुई बात, तो समझिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर रेनू ने कोई वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद उसको 25% के लॉस पर बेची, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 1/4 होगी। कितनी होगी? 1/4 होगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 रुपए का कोई सामान 1 के घाटे पर बेचा, तो इसका मतलब 3 पर बेचा होगा। तो 3/4 ये क्या बनेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 3/4, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि 25% घाटे पर बेचा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि यानी कि उसने 75% पर बेचा, क्योंकि 25% का आदमी को अगर लॉस हुआ तो वो लॉस तभी होगा मेरे भाई जब उसने 75% में बेचा होगा। और 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/4 है भाई। यहां तक बात समझ पाए तुम? मैं है भाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि उस राशि से, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर रेनू ने 4 यूनिट में कोई सामान खरीदा होगा तो उसको बेचकर 3 रुपए कमाए होंगे। अब इस 3 रुपए से उसने क्या किया होगा? दूसरी वस्तु खरीदी होगी और उस वस्तु को खरीदकर उसको 40% के फायदे पर बेचा, है कि नहीं? उसको 40% के फायदे पर बेचा और 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों वो 2/5 होगी, यानी कि 5 पर 2 का फायदा। यानी कि 5 रुपए के सामान पर अगर 2 का फायदा कमाएगा तो 5 का सामान 7 में बेच देगा। 5 का सामान कितने में बेच देगा? 7 में बेच देगा। इस बात का मतलब ये होगा, ठीक है ना। 5 का सामान कितने में बेच देगा दोस्तों? 7 का, यानी कि 7/5। 7/5। अरे सिंपल सी बात है ना यार कि 40% का अगर फायदा लेगा तो आदमी को 140% में बेचनी पड़ेगी, और 140% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 7/5 होगी। चाहे आप इसको ऐसा देखो, चाहे आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू सीधा 40% की निकाल लो कि 2/5, 5 का सामान 2 के फायदे पर, यानी कि 7 रुपए में बेच दिया 5 का सामान। ठीक है, और जब हम रेशियो को फ्रैक्शन वैल्यू को मर्ज करते हैं तो मर्ज करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। मर्ज करने के लिए हम हमेशा दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि 7 के 21 और 20, तो 21/20 लिख सकता हूं मैं इस बात को, 21/20, 21/20। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपए था तो उसने उस वस्तु को फाइनल जो बेची ना वो 21 रुपए में बेच दी। कितने रुपए में? 21 रुपए में। अरे 20 का सामान अगर 21 में बेच दोगे मेरे भाई तो फायदा होगा कि नुकसान? आप कहोगे सर फायदा। कितना फायदा? आप कहोगे सर 1 रुपए का फायदा। कितने पर? 20 रुपए पर, क्रय मूल्य पर, 100 पर कितना? तो आंसर कितना आया? 5%। आंसर कितना आया? 5%, जो कि बी ऑप्शन है। केवल आपको इतना काम करना है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में डाटा भी दिया हुआ है और परसेंटेज या रेशियो दिया गया है और फाइनल आंसर परसेंटेज में चाहता है तो दोस्तों डाटा की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम रेशियो या परसेंटेज पे खेल खेल जाते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 एमटीएस 2019 में आया हुआ है और अभी एमटीएस के भी एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखने में तगड़ा भी लग रहा होगा। ठीक है ना। देखिए
क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रम से 1200 रुपए और 1600 रुपए, 1200 रुपए और 1600 रुपए। एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। ए को हमने खरीदा 1200 रुपए में और बी को हमने खरीदा 1600 रुपए में। ठीक है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपए है। वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपए है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल 25% का फायदा होता है। दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल 25% का फायदा होता है। तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन तो समझ ही चुके होंगे। दोस्तों सबसे पहले ना क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, आपको बार बार ना पढ़ना पड़े क्वेश्चन को, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को समझ लिया ना तो ये मान के चलिए 50% काम आपका हो चुका। क्लियर हुई बात? 50% काम हो चुका, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है ना। कई बार बार पढ़ते रहते हैं क्वेश्चन को, बार बार रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन को, इतना टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं। वस्तु ए का क्रय मूल्य 1200 रुपए है, वस्तु बी का क्रय मूल्य 1600 रुपए है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपए है। ठीक है ना, तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल 25% का फायदा होता है। तो बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? इतनी सी बात क्वेश्चन में कही गई। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे, करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। अगर आप जब वीडियो देखते हो तो एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठा करो, कोशिश किया करो कि मेरे बताने से पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है ना, और जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो फिर मेरा तरीका मैच करना कि मैंने किस तरीके से किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के तरीके दो तरीके हैं बेस्ट। एक तो एलिगेशन से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है और डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले किससे बता दूं भाई? फ्रैक्शन से बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन से करना चाहूंगा क्वेश्चन को। देखिए भाई, क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए और बी दो वस्तुएं हैं, दोनों का लागत मूल्य 1200 रुपए और 1600 रुपए। ए का विक्रय मूल्य 1380 तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ, ये कमाल की बात बोल दी इसने। इसी बात को मैं पकड़ने वाला हूं यहां पे 25%, कि भाई जो 25% लाभ हुआ ये पूरे सौदे पर हुआ। 25% जो लाभ हुआ ये पूरे ट्रांजैक्शन पर हुआ, होल ट्रांजैक्शन पूरे सौदे पर 25% लाभ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे 1/4, तो मैं कहूंगा कि 4 रुपए पर एक का फायदा कमा लिया आदमी ने। तो इसका मतलब एक का फायदा तभी मिलेगा जब उसने 5 रुपए में कोई चीज बेची होगी और 4 रुपए में कोई चीज खरीदी होगी। तो क्या ये 4 रुपए सीपी होगा पूरे सौदे का और ये 5 रुपए एसपी होगा पूरे सौदे का? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि 25% का लाभ कमाया और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4 होगी, कि 4 की चीज एक के फायदे पर बेचेगा। तो 4 की चीज अगर एक के फायदे पर बेचेगा, इसका मतलब 5 में बेचेगा। तो पूरे सौदे का क्रय मूल्य 4 रुपए और पूरे सौदे का विक्रय मूल्य 5 रुपए। पूरे सौदे का मतलब ए और बी, वस्तु ए और वस्तु बी दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना होगा? 4 यूनिट और विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 यूनिट। ठीक है ना, तो अब यहां पे समझिए भाई, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वस्तु ए का क्रय मूल्य तो 1200 रुपए है भाई, और वस्तु बी का जो क्रय मूल्य है वो 1600 रुपए है। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा भाई? दोनों का क्रय मूल्य आप कहोगे सर दोनों का क्रय मूल्य तो 2800 रुपए होगा। फिर है भाई, दोनों का क्रय मूल्य तो 2800 रुपए होगा। मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई 4 यूनिट है, तो क्या 4 यूनिट 2800 के बराबर नहीं कह सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 700 होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 3500 रुपए होगी। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3500 रुपए होगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपने उन दोनों वस्तुओं को 3500 रुपए में बेच दिया। आपने उन दोनों वस्तुओं को 3500 रुपए में बेच दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि यार एक वस्तु को तो हमने 1380 रुपए में बेचा हुआ है भाई, एक वस्तु को तो हमने 1380 रुपए में बेचा हुआ है। अगर एक वस्तु को 1380 रुपए में बेचा हुआ है और दोनों वस्तुओं को 3500 रुपए में बेचा हुआ है, तो क्या दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं हम? यहां से एसपी नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा दोस्तों? वो आपका होगा 2120 रुपए।
है भाई। भाई 3500 रुपए में से 1380 घटाओगे तो 20, 4 में से 3 गया 1, और यहां कितना बचेगा 2, तो कितना बचेगा 2120 रुपए। तो दूसरी वस्तु को आपने 2120 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो बी का विक्रय मूल्य बनेगा वो 2120 रुपए बनेगा। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 1380 रुपए, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना 3500 रुपए। तो 3500 में से पहली वस्तु का विक्रय मूल्य जब आप घटाओगे तो आप मुझे बताओ क्या दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा 2120 रुपए? आप कहोगे सर बिल्कुल। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अरे बी का क्रय मूल्य कितना है भाई 1600 रुपए है। बी का क्रय मूल्य कितना है 1600 रुपए। तो बी को खरीदा गया 1600 रुपए में और बेचा गया 2120 रुपए में। तो यहां से आप रेशो निकाल दो इनका, है भाई, यहां से आप रेशो निकाल दो। तो पहले तो 0 से 0 हटाओ, 4 चौक 16 40, 4 पंजे 20, 1 2 4 3 12। तो मैं ये कह सकता हूं कि 40 की चीज अगर 53 में बेच रहे होगे तो फायदा होगा, बिल्कुल होगा। कितने का फायदा होगा 13 का फायदा होगा। कितने का 13 यूनिट का। कितने पर 40 रुपए पर। और 100 पर कितना 100 पर कितना 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, 65 बटा 2 यानी कि 32.5%। तो आंसर क्या होगा बी ऑप्शन 32.5%। तो भाई एक मेथड तो क्वेश्चन का करने का ये था, और ये अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है, बेकार मेथड में ये नहीं आता। क्लियर होगी बात। मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही जो मेथड दिमाग में आ जाए उससे करना है क्वेश्चन को। ये नहीं करना कि एग्जाम में बैठकर नहीं इसका तो मेथड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब आपको वहां पे प्रयोग नहीं करना बिल्कुल भी। आपको केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ के आंसर पर जाना है, चाहे रास्ता कोई भी हो। क्लियर होगी बात। साम दाम दंड भेद कोई भी रास्ता हो, केवल आंसर पे जाना है जिसका आंसर बी हुआ। क्लियर हुई बात। तो मैं समझता हूं कि ये तरीका आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरा तरीका क्या होगा इस सवाल का। ठीक है, समझिए भाई सेकंड मेथड क्या होगा। सेकंड मेथड में बताऊंगा आपको एलिगेशन से। एलिगेशन, जो कि मैं एलिगेशन आपको पहले ही बता चुका कि एलिगेशन होता क्या है। दो अलग अलग वैल्यू होती है और उन दोनों का एवरेज कीमत बीच में रखी जाती है, वो होता है एलिगेशन। एलिगेशन से हम दोनों का रेशो निकाल सकते हैं कि रेशो किस रेशो में हमने किसी चीज को मिलाया होगा। क्लियर हुई बात। अब समझिए, तो ये बताओ आप कि अगर हम वस्तु ए को 1200 रुपए में खरीद कर लाए और वस्तु बी को 1600 रुपए में खरीद कर लाए, है भाई, और वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना है 1380 रुपए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वस्तु ए को अगर 1200 रुपए में खरीदा और इसको बेच कितने में रहे हो भाई तुम, है भाई 1380 रुपए में। अगर 1380 रुपए में बेच रहे हो आप तो फायदा कितना कमा रहे हो भाई, है भाई 1200 रुपए का सामान 1380 रुपए में बेचते हो, क्योंकि वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना है 1380 रुपए और वस्तु ए का लागत मूल्य 1200 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1200 रुपए का सामान अगर आप 1380 में बेचते हो तो फायदा कितना ले रहे हो आप 180 रुपए का। फायदा कितना ले रहे हो 180 का, कि फायदा लिया तुमने वस्तु ए पर 180 का। ये फायदा हमेशा कैलकुलेट होगा सीपी पर, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई 1200 रुपए। 100 पर कितना है भाई 100 पर कितना, तो काट पीट मचा दो, 12 से ये कट गया 15 बार। तो मैं ये कह सकता हूं कि वस्तु ए पर आपने 15% का फायदा ले लिया। बताओ ले लिया कि नहीं। वस्तु ए को बेचने पर आपने 15% का फायदा ले लिया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वस्तु ए को आपने 15% के फायदे पर बेच दिया, है भाई 15% के फायदे पर बेच दिया वस्तु ए को। ठीक है, वस्तु बी खरीद कर आए आप 1600 रुपए में और वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 था, तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल फायदा कितना ले लिया 25% का। दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल फायदा कितना ले लिया 25% का, यानी कि होल ट्रांजैक्शन पर जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 25% का हुआ। तो 25% एवरेज प्रॉफिट हुआ। 25% एवरेज प्रॉफिट हुआ, बोलो हुआ कि नहीं। बात समझ में आई यहां तक। ठीक है, तो आपसे पूछना चाहता है कि वस्तु बी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए। वस्तु बी को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए, आपसे केवल ये जानना चाहता है वो। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने एलिगेशन बताया कि नहीं बताया। आप कहोगे सर बिल्कुल बताया, अभी बताया।
ठीक है। तो जो बीच की वैल्यू होती है 25%, ये 25% इन दोनों में से एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। अगर 15% से बड़ी है तो इसका मतलब बी की वैल्यू से ये छोटी होगी, तो इसका मतलब बी की वैल्यू जो भी होगी वो 25% से ज्यादा होगी। बी की वैल्यू जो भी होगी वो 25% से ज्यादा होगी, यानी कि सारे ही ऑप्शन 25% से ज्यादा है। तो मैं एलिमिनेशन नहीं लगा पाया मेरे दोस्त। अगर ये 25% से कम के 3 ऑप्शन हो जाते तो मुझे सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़ती और मैं आंसर लगा के दूसरे क्वेश्चन में निकल जाता। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, वस्तु ए को हमने खरीदी कितने में थी? 1200 रुपए में। वस्तु बी को हमने खरीदी कितने में थी? 1600 रुपए में। तो इन दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य का रेशियो होगा वो कितना होगा? आप कहोगे सर क्रय मूल्य का रेशियो होगा 3:4, 4×12 416, 4×12 416, 3:4 का रेशियो बनेगा क्रय मूल्य का। ठीक है, यहां पर 25% में से जब 15% को आप घटा रहे होंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी? 10%। वैल्यू कितनी निकलेगी? 10% की 25% में से 15% घटाओगे 10%, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे सर 10% के बराबर होगी। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 10% के बराबर होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2.5% के बराबर होगी। है भाई, 2.5% के बराबर होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2.5% के बराबर होगी तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे 25 से 75 7.5% के बराबर होगी। 7.5% के बराबर होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी की जो भी वैल्यू होगी वो 25 से 7.5 ज्यादा होगी। 25 से 7.5 ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? कि वो 32.5% होगी और यही इस सवाल का उत्तर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे भली भांति। ठीक है ना, 32.5 की हमने इस सवाल में एलिगेशन मेथड किस तरीके से लगाया। ठीक है ना, दोनों ही तरीके बेस्ट है, एलिगेशन भी और जो उससे पहले वाला तरीका बताया वो भी अच्छा क्वेश्चन, वो भी अच्छा तरीका था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, छोटा सा क्वेश्चन है, एमटीएस 2019 में आया है। ठीक है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपए, इसका मतलब वस्तु का लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य दे दिया गया कि 1800 रुपए लागत मूल्य है, सीपी है। ठीक है, यदि चलो खैर देखो, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपए, यदि लाभ प्रतिशत 32% है, लाभ प्रतिशत कितना? 32% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, फिर से 32% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आप कहोगे 32% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 4×8 = 32, 32/100, 4×8 = 32, 4 से 25, यानी कि 8/25 है। 8/25 है, यानी कि 25 का कोई सामान 8 के फायदे पर बेच दिया। 25 का कोई सामान 8 के फायदे पर बेच दिया, तो इसका मतलब 33 यूनिट में बेच दिया। इसका मतलब 33 यूनिट में बेच दिया। इसका मतलब 33 यूनिट का मल्टीपल आंसर होगा, जिसमें 3 भी होगा और 11 भी होगा। 11 का मल्टीपल बोल लो या 3 का मल्टीपल। तो आप यहां पे एक बात बताओ, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 11 का मल्टीपल है 8 और 8 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18 और 2 20। भाई ये आंसर कतई नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। हमने यहां से ही देख के बता दिया एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अगर आप यहां देख रहे होंगे 7 और 2 9, 6 और 3 9, 11 का मल्टीपल है 7 और 2 9, ये बी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये 11 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसका मतलब 33 से भी कटेगा। 5 और 4 9, 6 और 2 8। दोस्तों ये 3 का मल्टीपल नहीं है भाई, 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर ये कभी नहीं हो सकता। 9 और 2 11, 6 और 4 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। दोस्तों आंसर तो बी ऑप्शन है, केवल इतना काम कर दो, आंसर पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। परसेंटेज को पकड़ो, 25 की चीज 8 के फायदे पर बेचोगे, 33 यूनिट में बेचोगे, 33 का मल्टीपल आंसर होगा। और 33 में 3 भी लिखा हुआ है, 33 में 3 भी छिपा हुआ है और 11 भी, यानी कि आंसर 3 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल होगा। है भाई, ऐसा भी सोच सकते हो तुम, है ना, लेकिन करना है हमें पूरा। भाई लागत मूल्य कितना है? 1800 रुपए, 32% के फायदे पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 25 रुपए की कोई चीज 8 के फायदे पर बेचेगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 33/25 बनेगा। 33/25,
तो 1800 गुणा 33/25, ये सिंपल सी बात, ये एसपी निकलेगा डायरेक्ट आपका। अरे 2500 का 100, 18 चौक 72, 72 गुणा 33, 72 गुणा 33, आंसर कितना आ गया? 2376 रुपए, 2376 रुपए। ये सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। क्लियर हुई बात? या डायरेक्ट भी कह सकता था मैं कि अगर ये लागत मूल्य है तो इसका मतलब ये 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। अगर ये 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू 18 बनेगी। या भाई 1% की वैल्यू क्या बनेगी? 18 रुपए बनेगी 1% की वैल्यू, क्योंकि 100% 1800 के बराबर, 1% 18 के बराबर। यदि 32% फायदा होता है तो आदमी 32% का फायदा तभी कमाएगा जब 132 रुपए में बेची होगी, 132 में बेची होगी। 1% की वैल्यू 18 और 132% की वैल्यू निकाल दो, 18 गुना 132 कर लोगे ना दोस्त, तब भी आंसर आपका 2376 ही निकलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को भी समझ पाए होंगे। है भाई, आप इस बात को भी समझ पाए होंगे कि नहीं? है भाई, 18 गुणा 132 कर रहा जरा, 18 दूनी 36, 3, 18 3 54 और 3 कितना हो गया? 57 का 7 का 5, 18 और 5 कितना? 2376। ऐसे भी आप सवाल को देख सकते हो। वो तो देखने का नजरिया है कि आप इस सवाल को किस तरीके से देख रहे हो, ठीक है ना, किस तरीके से आप इस सवाल को फेस करोगे, ठीक है ना। जो मन में हो उस तरीके से सवाल कर सकते हो, तरीके बहुत सारे होते हैं एग्जाम में करने के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। समझिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपए में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी हुई वस्तु के बराबर है। बेटा ये कमाल की बात क्या गया, ये कमाल की बात क्या गया एग्जामिनर, ये तगड़ी बात क्या गया, सबसे तगड़ी बात ये थी, ठीक है ना। वस्तु के बराबर है, उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सवाल को करने के लिए, लेकिन बेस्ट जो अप्रोच है जिसमें हम कैलकुलेशन कम से कम कर पाए वो होती है बेस्ट अप्रोच। क्लियर हुई बात? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं डायरेक्ट किस तरीके से करूंगा, मैं रेशियो पे लेकर करूंगा सवाल को, ठीक है। आपको भी इस तरीके से करना है, बेस्ट अप्रोच वही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ए ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेच दिया, 1495 रुपए में बेच दिया। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहली खरीदी गई वस्तु के बराबर है। क्लियर हुई बात? लागत मूल्य क्या है यहाँ पे? बराबर है। तो उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। तो एक प्राणी है भाई ए, उसने दो वस्तुएं खरीदी, एक पहली वस्तु एक दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को 15% के फायदे पर बेच दिया, पहली वस्तु को 15% के फायदे पर बेच दिया है भाई, पहली वस्तु को 15% के फायदे पर बेच दिया और फिर एक दूसरी वस्तु और खरीद ली, और उस दूसरी वस्तु का जो लागत मूल्य है वो पहली वस्तु के लागत मूल्य के बराबर ही है। इसका मतलब सबसे तगड़ी बात यही है इस क्वेश्चन में, समझ रहे बात को, ठीक है। और दूसरी वस्तु को खरीदकर 10% के फायदे पर बेच दिया, दूसरी वस्तु पर उसको फायदा कितना मिल गया मेरे भाई? 10% का फायदा मिल गया, ठीक है। तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया, यानी कि पूरी ट्रांजैक्शन पर, होल सौदे यानी कि पूरे सौदे पर उसने टोटल कितना लाभ कमाया। आपसे केवल ये बात जानने की इच्छा है एग्जामिनर की, है भाई, केवल ये बात जानने की इच्छा है। आप मुझे बताओ 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप हंसते हुए कहोगे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू सर 3/20 होती है कि नहीं? 3/20, क्योंकि 15% का मतलब 15/100, 5 से 15, 5 20, 3/20 होती है। तो इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए का फायदा कमा लिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 20 रुपए में सामान खरीदा गया होगा तो 3 के फायदे पर बेचा गया होगा, तो 23 यूनिट पर बेचा गया होगा। तो इसका मतलब सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा 20:23 बनेगा, 20:23 बनेगा। यहां तक बात समझ में आई क्या? 20:23 बनेगा। हेलो, हम 2 मिनट में आ लिए है भाई, 20:23 बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? है भाई,
यहां पे कहा गया कि 10% फायदा मिला। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपए की चीज पर 1 का फायदा है भाई। 10 रुपए की चीज पर 1 का फायदा, यानी कि 10 रुपए पर 1 का फायदा कमा लिया, यानी कि 11 रुपए में बेच दिया। तो 10:11 का बन गया रेशियो दूसरी वस्तु के सीपी और एसपी का जो रेशियो बना 10:11 बना। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। लेकिन जो कमाल की बात कही थी एग्जाम में, इसने एग्जामिनर ने, उस बात पे भी तो प्रकाश डालना है भाई। उस बात पे भी तो हमें प्रकाश डालना पड़ेगा कि नहीं? क्वेश्चन में ये कहा गया कि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है। तो क्या आपको यहां पे दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर दिख रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं। तो इसका मतलब हमें दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि जब भी आप पूरे मैथमेटिक्स में किसी 2 या 2 से अधिक नंबर्स को बराबर करना चाहते हो तो हमेशा क्या लोगे? एलसीएम लोगे। और एलसीएम क्या होता है दोस्तों? एलसीएम का मतलब होता है वो छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है ना? तो 20 और 10 का एलसीएम मेरे भाई 20 बनेगा। तो इसको भी 20 बनाना है, इसको भी 20 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 20 है, तो इसका मतलब इसमें मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके विक्रय मूल्य में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपए हुआ और विक्रय मूल्य कितना हुआ? 22 रुपए हुआ। तो आप मुझे दोस्त ये बताइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि 20 रुपए का कोई सामान अगर आप 23 में बेचते हो, फायदा होगा कि नुकसान? आप कहोगे सर फायदा होगा। तो फायदा कितने का होगा मेरे भाई? फायदा होगा 3 रुपए का। फायदा कितने का? 3 रुपए का। अगर यहां पे आपको 20 रुपए का सामान 22 रुपए में बेचते हो तो फायदा कितने का होगा? आप कहोगे सर फायदा होगा 2 रुपए का। तो पूरे सौदे पर फायदा कितना हुआ भाई? पहली वस्तु पर 3 का फायदा, दूसरी वस्तु पर 2 का फायदा। तो टोटल जो फायदा हुआ, टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 5 यूनिट। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 5 यूनिट। यानी कि आपसे वो 5 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है। आपसे वो 5 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है कि 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, और वही हमारा आंसर होगा है भाई। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ यार, क्वेश्चन में एक चीज और दी गई है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उसने ना पहली वस्तु को 15% के फायदे पर बेचा कितने में? 1495 में। कितने में बेचा? 1495 में। हम कह रहे कि नहीं भाई, यहां पे तो कितने में बेच रहा है पहली वस्तु को? 23 यूनिट में। तो क्या 23 यूनिट की वैल्यू 1495 के बराबर नहीं है? अगर 23 यूनिट की वैल्यू 1495 के बराबर है तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 65 के बराबर नहीं होगी? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 65 के बराबर होगी तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 पंजे 25, 5 36 और 2 32, 325 रुपए के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ पूरे सौदे पर ए को 325 रुपए का फायदा हुआ, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत धीरे धीरे चीजों को मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा? इससे थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा और भी बेहतर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने का मन करेगा फिर। ठीक है ना? तो आप चीजों को बताया करो कि कमेंट में लिख के कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है? अगर नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, तुम भी खुश मैं भी खुश, चल रहा है जैसे चल रहा है। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, इस वीडियो का, इस क्लास का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।